हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव भगवान। स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जिसे सुनने के बाद आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे सुन करके आप सभी के पैरों के तले से जमीन ही खिसक जाएगी। दोस्तों, शादी विवाह का माहौल चल रहा था। जिस घर में बारात लौट करके आई हो तो कितनी खुशी का माहौल होता है। लेकिन दोस्तों, उसी रात, जिस रात बारात लौट करके आई, जब सब लोग खुशी खुशी सोने के लिए जाते हैं और रात में ही छः छः लाशें उस घर में मिलती हैं। दोस्तों, सुहाग रात के बाद एक ऐसा तांडव होता है, एक ऐसी घटना घटती है कि मौत का जो सिलसिला था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और छः छः लाशें उसी रात उस घर में, शादी वाले घर में ढेर हो जाती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से। दोस्तों, अगर कहानी आपको जरा से भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर चलते हैं। मैनपुरी के जिले की ये कहानी है, जहां पे सुभाष नाम का एक शख्स अपने 3 बेटों के साथ रहता था। जी हाँ दोस्तों, सुभाष यादव नाम बताया जा रहा है, जिनके बड़े बेटे का नाम है शिवशंकर और मझले वाले का नाम है मनीष और छोटे वाले का नाम है सोनू। दोस्तों, सोनू की ही शादी थी कि जब सोनू की शादी करके लोग वापस आते हैं, हंसी खुशी बारात जाते हैं और वहां से हंसी खुशी बहू को विदा करा करके वापस आते हैं। सारे लोग इतने ज्यादा थक गए थे कि उनको कब नींद आ गई किसी को पता ही नहीं चला और रात में थोड़ी सी शोर हुई तो सुभाष अपने बिस्तर से उठ करके जब बरामदे में आकर के देखता है, बरामदे में एक उसकी जो बहू थी डोली बुरी तरह से घायल थी और उसकी सरहज यानी कि उसके साले की जो वाइफ होती थी वो भी बुरे तरीके से घायल पड़ी हुई थी। दोस्तों, इतना देखने के बाद सुभाष तुरंत दौड़ करके आंगन में गया तो आंगन में देख करके भौचक्का रह गया, क्योंकि आंगन में उसके बेटे मनीष और उसका एक दोस्त और उसके साले यानी कि मनीष का मामा, तीनों का कत्ल कर दिया गया था और तीनों की जो लाश थी वो आंगन में पड़ी हुई थी। दोस्तों, इतना देखने के बाद सुभाष तो मानो बिल्कुल बेहोश सा हो गया था और जैसे ही वह दौड़ करके ऊपर छत पे जाता है तो देखता है कि उसके जो नए नए बहू आई थी और उसका जो पति था यानी कि उसका छोटा बेटा सोनू, उसकी भी मौके पर ही मौत कर दिया गया था और उसका पूरा बिस्तर खून से लथपथ था और दोनों की धारदार वार से, हथियार से वार करके गर्दन को अलग कर दिया गया था। दोस्तों, इतना देखने के बाद सुभाष दौड़ करके नीचे आता है तो देखता क्या है कि उसका ही बड़ा बेटा शिवशंकर हाथ में एक धारदार हथियार लेकर के उसी की तरफ आ रहा है, जैसे कि वह सुभाष को मार देना चाह रहा है। दोस्तों, सुभाष इतना देखने के बाद अपना बचाव करता है और भाग करके दूसरी जगह खड़ा हो जाता है और तभी उसके हाथ से वह धारदार हथियार जमीन पर गिर जाता है और शिवशंकर पीछे वाले दरवाजे से, घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग करके रोड की साइड भाग जाता है। और जैसे ही सुभाष दौड़ करके उसको देखना चाह रहा था तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और शिवशंकर ने अपने आप को एक गोली मार करके अपने को ही मार दिया था। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद आस पड़ोस में हड़कंप मच जाता है और आस पड़ोस के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सब के सब देख करके दंग रह जाते हैं और सब के सब चीख पुकार शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद मौके पर पुलिस भी आ जाती है और मौके पर पुलिस आती है और उन 6 की 6 लाश को, 6 की 6 डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उन सबको वापस तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और तुरंत सुभाष को गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले जाकर के इनसे पूछताछ शुरू कर देती है कि सुभाष, तुम्हारे ही घर में शादी थी और शादी के माहौल में ही ऐसा क्या घटित हुआ जिसकी वजह से तुम्हारे घर में 6 लाशें गिर गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। दोस्तों, सुभाष बताना शुरू करता है कि इन 6 जो लाशों का असली गुनहगार है वो मेरा ही बड़ा बेटा शिवशंकर है।
दोस्तों पुलिस इतना सुनने के बाद भौचक्का रह जाती है और सोचती है कि आखिर तुम्हारा ही बेटा तुम्हारे ही लोगों को, तुम्हारे ही बेटे को, तुम्हारी ही बहू को क्यों मार दिया। इतना सब कुछ होने के बाद सुभाष बताता है कि आज से 10 साल पहले की बात है, जब ये तीनों भाई आपस में पढ़ाई कर रहे थे और थोड़े छोटे थे, तो इन तीनों को पढ़ाने के लिए मैंने अथक प्रयास किया और तीनों को स्कूल भेजा। लेकिन बड़े बेटा जो मेरा शिवशंकर था, इसको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और इसने पढ़ाई छोड़ दिया और बोला कि मुझे दुकान करनी है। तो मैंने कुछ पैसे देकर के इसको एक दुकान डलवाया, फ्लैक्स प्रिंटिंग प्रेस का। दोस्तों फ्लैक्स का यह दुकान कर रहा था, अच्छा खासा दुकान इसका चलने लगा और पैसे भी यह कमाने लगा। लेकिन जब शिवशंकर पैसा कमाने लगा तो इसकी कुछ बुरी आदतें भी इसके साथ लग गई। हालांकि इसकी उस टाइम शादी भी हो गई थी और इसकी एक बच्ची भी हो गई थी, लेकिन बुरी आदतों में पड़ करके यह शराब पीना शुरू कर दिया। और कब इसकी दुकान घाटे में जाने लगी, कब इसके सारे कस्टमर बिगड़ने लगे, यह मुझे भी नहीं पता चला। आखिरकार शिवशंकर 1,00,000-2,00,000 रुपए के कर्जे में आ गया और दुकान बंद कर दिया और बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपने कर्जों को चुका देना चाहता हूं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने इसको ग्रेटर नोएडा भेज दिया। आखिरकार मैंने सोचा कि यह नोएडा जाएगा और कुछ काम करके पैसे कमाएगा और अपने कर्जे को भी भरेगा और फिर से आकर के दुकान को कंटिन्यू करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दोनों बेटों ने पढ़ाई किया और मझले बेटे की नौकरी भी लग गई और वो एक सरकारी पोस्टिंग पर है, जिसकी 50 से 55 हज़ार रुपये तनख्वाह है। और मेरा छोटा बेटा सोनू, जो कि आज ही उसकी मैंने शादी करके वापस आया, वह इसी गांव में एक दुकान चलाने लगा और अच्छी खासी दुकान भी इसकी चलने लगी और अच्छा खासा इनकम जनरेट करने लगा। फिर मेरा बेटा शिवशंकर नोएडा से वापस आता है और कहता है मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने कर्ज को चुकाना है। फिर मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो कहने लगा कि दुकान रखवाने के लिए पैसे हैं और मेरा कर्जा देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा कि तुम अपना कर्जा खुद से चुकाओ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुमको देता फिरूं। एक बार मैंने दुकान खुलवाई, अब मैं कर्जे के पैसे नहीं भर सकता। फिर वह मुझसे झगड़ा कर लिया और काफ़ी ज़्यादा हम दोनों में बहस हो गई और वह वापस नोएडा चला गया। फिर 4 से 5 महीनों के बाद कुछ पैसे मेरे मझले बेटे और कुछ पैसे सोनू ने इकट्ठा किया। फिर मैंने 5 बीघा ज़मीन इन दोनों के नाम रजिस्ट्री करवाई। फिर जब उसको पता चला तो वापस आया और पैसे मांगने लगा कि मुझे अपने कर्जे को चुकाना है, मुझे पैसे दे दो। तो मैंने कहा कि पैसे मेरे नहीं थे, तुम्हारे दोनों भाइयों के थे और उन्होंने जिस काम के लिए मुझे पैसे दिए थे मैंने वो काम किया, उनके लिए ज़मीन को रजिस्ट्री करवाया। तब उसने मुझसे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर लिया था और बोला कि क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ जो तुम उन दोनों के नाम से ही ज़मीन को रजिस्ट्री करवाए और मेरे नाम से कोई ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करवाई। मैं तुम्हारा असल में बेटा हूं ही नहीं, लगता है तुम मुझे कहीं और से लाए हो, मैं किसी की नाजायज औलाद हूं। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी सुभाष ने बताया कि मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ और मैंने उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। इतना सब कुछ होने के बाद वह मुझसे नफरत करने लगा और पूरे परिवार से नफरत करने लगा और अंत में वह नोएडा जाकर के क्या तैयारियां कर रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मुझे जहां तक लगता है कि उसके दिमाग में एक ख्याल बैठ चुका था कि मैं पूरे परिवार को साफ कर दूंगा और सारा का सारा जायदाद मेरा हो जाएगा, सारा का सारा धन दौलत खेती बाड़ी सब मेरी हो जाएगी। और इसी फिराक में वह जब शादी वाले दिन और शादी के 2-3 दिन पहले घर पे आया तो लगता है कोई धारदार हथियार लेकर के घर में छुपा दिया था। और शादी से वापस आने के बाद यह सबको कोल्ड ड्रिंक की पार्टी देता है और उसी कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिला करके सारे लोगों को पिला देता है। आखिरकार सब लोग गहरी नींद में सो ही जाते हैं और यह उस धारदार हथियार को निकाल करके एक से एक करके सारे लोगों को मार देना चाह रहा था। दोस्तों इतना सब कुछ सुनने के बाद जब पुलिस इस चीज को सुनती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं और वह सुभाष को बेइज्जत रिहा कर देती है और कहती है कि जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो आखिरकार तुमको क्यों जेल में डाला जाए। जिसने यह सब कुछ किया वह भी मौत के घाट उतर गया और उसी दिन से उस फाइल को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी के सम्मान को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मेरा इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ऐसी घटनाओं से आप बच के रहो, ऐसी घटनाओं से आप
वाकिफ रहो, उनसे जानकार रहो, ताकि आप अपने आप को बचा सको और ऐसी घटना को अंजाम ना दे सको। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़े, मेरा काफिला बढ़े और मैं आप तक एक से एक नई कहानी लेकर के आता रहूं। फिर मिलता हूं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।